Welcome to my YouTube channel. Today we are going to talk about notice writing. Notice एक फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के जैसा होता है. नोटिस में कोई न्यूज़ इन्फॉर्मेशन हो सकती है किसी इवेंट के जो होने वाला है, और नोटिस को पर्पसली डिस्प्ले किया जाता है किसी नोटिस बोर्ड पे, चाहे वो स्कूल हो या पब्लिक प्लेस हो. नोटिस जो गवर्नमेंट अगर इशू करती है तो वो न्यूज़पेपर में आता है. हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ अ नोटिस की. तो यहाँ पे बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं. पहला होता है नोटिस का फॉर्मेट, दूसरा आता है उसका कंटेंट कि कहाँ पे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, हु इज़ कंडक्टिंग इट, और तीसरा ओवरऑल आता है उसका एक्सप्रेशन, उसका फ्लुएंसी. अगर मैं इसकी फॉर्मेट की बात करूँ तो नोटिस को सबसे पहले तो बॉक्स में लिखा जाता है. सबसे पहले हम लिखते हैं नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सेंटर में लिखा जाता है. अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि स्कूल का लोकेशन क्या है या इस जगह का लोकेशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, तो आपको मेंशन करना चाहिए. देन वी राइट द वर्ड नोटिस इन कैपिटल इन द सेंटर. उसके बाद लेफ्ट हैंड पे हम लिखते हैं डेट. डेट का जो फॉर्मेट होता है वो होता है एक्सपांडेड फॉर्मेट. फॉर एग्जांपल अगर मुझे डेट लिखनी है तो मैं लिखूंगा 20 मार्च 2020. आई विल नॉट राइट एनी शॉर्ट फॉर्म 2003. इस तरह का कोई भी एक्रोनिम मैं यूज़ नहीं करूँगा. उसके बाद आती है हेडिंग, जो कि सेंटर में दी जाती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद नोटिस को स्टार्ट किया जाता है. नोटिस की लैंग्वेज बहुत ही फॉर्मल, कटियस एंड टू द पॉइंट होनी चाहिए. जैसे हम लिखते हैं दिस इज़ टू इन्फॉर्म, या दिस इज़ टू ब्रिंग टू द पब्लिक्स नोटिस, या आवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग समथिंग. अगर वो कोई इवेंट रिलेटेड नोटिस है तो उसमें आप डेट, टाइम, वेन्यू सारी चीज़ें लिखेंगे. फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट, इस तरीके की कंक्लूडिंग लाइन दी जा सकती है. नीचे 3 चीज़ें आपको देनी पड़ती हैं, विच इज़ द सिग्नेचर, नेम, और ब्रैकेट्स में हम लोग लिखते हैं डेजिग्नेशन, जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है. सो आई होप दिस एक्सप्लेनेशन विल हेल्प यू. नाउ हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ नोटिस. पहले नोटिस होते हैं किसी मीटिंग के बारे में, तो इसमें हम डिटेल्स रिक्वायर्ड देते हैं, जैसे मीटिंग कहाँ होने वाली है, उसकी कितनी ड्यूरेशन होने वाली है, किस किस को अटेंड करना है, उसका पर्पस क्या है, उसका वेन्यू क्या है. दूसरा नोटिस जो हो सकता है वो हो सकता है नोटिस फॉर एनी इवेंट्स. जैसे हमारे स्कूल्स में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, किसी टूर या विजिट पे जा रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स मीट होने वाली है, कोई कल्चरल इवेंट होने वाला है, तो इसके अंतर्गत हमको क्या क्या लिखना पड़ता है. इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, किस ओकेजन पे है, नंबर ऑफ़ डेज़ अगर वो टूर या फिर हम विज़िट की बात कर रहे हैं, अगर एक्सपेंडिचर उसमें कितना है, पार्टिसिपेशन का कोई कॉस्ट है कि नहीं है. नोटिस अपने आप में बहुत कंप्लीट होना चाहिए. कहने के लिए सिर्फ 50 to 60 वर्ड्स का नोटिस होता है, बट इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आती हैं. तीसरा हो सकता है नोटिस फॉर अ सेमिनार, वर्कशॉप, डिबेट या अदर लिटरेरी इवेंट्स. जैसे हमारे यहाँ कोई बुक फेयर ऑर्गेनाइज हो रहा है, या फिर हमारे स्कूल में कौन कौन लोग हैं जो उसको अटेंड कर सकते हैं, ये सारी डिटेल्स हमको देनी पड़ती हैं. डेट, टाइम, वेन्यू, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस अगर देनी हैं. अगर कोई चीफ गेस्ट आने वाले हैं तो उनके बारे में हम बता सकते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ नोटिस, 4th टाइप ऑफ नोटिस होता है चेंज ऑफ नेम, रेजिडेंस या कंपनी. ये नोटिस बेसिकली न्यूज़पेपर्स में देखे जाते हैं. अगर किसी ने अपना नाम चेंज किया, किस रीज़न से चेंज किया. अगर घर का पता चेंज किया है तो लोग पब्लिक नोटिस निकालते हैं. कंपनी चेंज करी है तो बताते हैं क्यों किया, रीज़न ऑफ चेंज, ये सब स्पेसिफिक किया जाता है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ नोटिस इज़ फॉर लॉस्ट एंड फाउंड. तो इस नोटिस की कैटेगरी में हम ये बताते हैं कि हमारा क्या गुम गया है, आर्टिकल क्या था, ऑब्जेक्ट क्या था, कहाँ पे घुमा था, कहाँ पे हमको मिला है, डेट, टाइम, डेट, और अगर आप कोई रिवॉर्ड देना चाहते हैं, किसको कांटेक्ट करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है. द वेरी लास्ट टाइप ऑफ नोटिस राइटिंग इज़ नोटिस फॉर अपील और वार्निंग. अगर हम चाहते हैं हम किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए लोगों को अपील करें, फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट के कॉजेज़ के लिए, या वार्निंग के जैसा एक नोटिस देना चाहते हैं कि बच्चे गार्डन में ना जाएँ, स्कूल में, प्लेग्राउंड में, या उसको लॉइटर ना करें, वहाँ पर गंदगी ना फैलाएँ, कौन सी अथॉरिटी इसको इशू कर रही है, स्लोगन और मैसेज अगर आप देना चाहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो आप इसमें देना चाहते हैं, कोई पनिशमेंट अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं, इस तरह की चीज़ें इस नोटिस में लाई जा सकती हैं. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एडवर्टीजमेंट राइटिंग. एडवर्टीजमेंट एक पब्लिक अनाउंसमेंट होता है जिसको पॉपुलर मीडियम्स लाइक न्यूज़पेपर, मैगजीन, टेलीविजन, रेडियो या सिनेमा के थ्रू हम कैरी आउट करते हैं. एडवर्टीजमेंट के बेनिफिट्स होते हैं कि वो प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में लोगों को कन्विंस करने में मदद करता है. एक एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री के लिए, कॉमर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. एडवर्टीजमेंट्स बेसिकली 2 कैटेगरीज में बांटे गए हैं. पहला होता है क्लासिफाइड और दूसरा होता है कमर्शियल. हम लोग क्योंकि 9th, 10th, 11th, 12th में सिर्फ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स की बात करने वाला है, तो आज मैं उसके ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ. हालांकि कमर्शियल एडवर्टीजमेंट, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तनिष्क या बाइक्स वगैरह के जो एड्स छपते हैं जिनमें पिक्चराइजेशन होता है, वो कमर्शियल एड्स होते हैं.
क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट की खासियत ये होती है कि न्यूज़पेपर या मैगज़ीन के अंदर क्लासिफाइड कॉलम में ही छपते हैं और ये काफ़ी कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं ताकि ये बहुत इकोनॉमिकल हो, क्योंकि यहाँ 50 वर्ड्स या 60 वर्ड्स में हमको एडवर्टीज़मेंट ड्राफ्ट करने को आता है। और न्यूज़पेपर्स में ज़्यादातर लोगों ने एडवर्टीज़मेंट्स क्लासिफाइड कॉलम में देखे होंगे, जैसे प्रॉपर्टी फॉर सेल हो गया या फिर लॉस्ट एंड फाउंड कैटेगरी हो गई। कई जगह शैक्षणिक एक कॉलम होता है, मैरिटोरियल कॉलम, मैट्रिमोनियल कॉलम्स भी होते हैं मैरिजेस के लिए। तो इनकी जो कुछ खासियत होती है या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहली चीज़ तो इनको कॉलम्स में बांटा जाता है अलग अलग क्लासेस के हिसाब से। कैटेगरी हमेशा टॉप में स्पेसिफाई की जाती है सेंटर में। ये शॉर्ट और कैची फ्रेजेस वर्ड्स में लिखा जाता है, जो भी आपको चीज़ें इसमें इन्फॉर्मेशन देनी है। बहुत ज़्यादा ग्रामर या पंचुएशन पे एम्फेसिस नहीं दिया जाता। शॉर्ट कंसाइज टू द पॉइंट चीज़ें लिखी जाती हैं। लैंग्वेज जो यूज़ करी जाए सिंपल हो, फैक्चुअल हो, फॉर्मल हो। आपको सारे हिंट्स क्वेश्चन में मिल ही जाते हैं, तो आपको उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए और उसमें सारा इंपॉर्टेंट मैटर जो हो वो इंक्लूड हो जाना चाहिए। कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस अगर गिवन है तो आपको लिखना ही चाहिए और बॉक्स होना चाहिए विच इज़ मैंडेटरी। अगर मैं इसकी कैटेगरीज़ की बात करूं तो इसमें सिचुएशन, वेकेंट या वांटेड हो सकता है, या फिर सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, हाउस होल्ड गुड्स, जैसा कि लोग पुटअप करते हैं एडवर्टीज़मेंट, उस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। टू लेट मतलब हमको किराए पे कोई चीज़ देनी है तो हम सारा डिस्क्रिप्शन उसमें लिखेंगे। मिसिंग पर्सन, पेट एनिमल्स के ऊपर भी कई बार एडवर्टीज़मेंट छापने को दे देता है बोर्ड हमको। लॉस्ट एंड फाउंड कैटेगरी होती है जिसमें अगर कोई चीज़ आपको मिली है या कोई चीज़ अगर आप ढूंढना चाहते हैं, अगर आप बताना चाहते हैं तो स्पेसिफिकेशंस देंगे, अवार्ड वगैरह बताएंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के बारे में हो सकता है कि अगर आप कोई कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं उसके लिए। टूर्स एंड ट्रैवल्स की कैटेगरी हो सकती है। नेक्स्ट कैटेगरी, 8th कैटेगरी हो सकती है कोई बिज़नेस प्रपोजल के लिए। फॉर एग्जांपल प्लेसमेंट सर्विसेज हैं या फिर कोई बिज़नेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं जिसके लिए आप इंटरेस्टेड हैं किसी को इनवाइट करने के लिए कि वो आपके साथ आके टाइप करें। उसके बाद हो सकती हैं मैट्रिमोनियल्स। मैट्रिमोनियल्स बहुत समय से बोर्ड ने पूछा नहीं है, बट देन इट इज़ एन इंपॉर्टेंट कैटेगरी। एंड द लास्ट कैटेगरी इज़ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट या डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसमें आप किसी टूथपेस्ट या इस सब चीज़ों का एडवर्टीजमेंट करते हैं जो कि क्लासिफाइड कैटेगरी के बाहर होता है। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन्विटेशन एंड रिप्लाईज। इन्विटेशन एक काइंड ऑफ पर्सनल नोटिस होता है जो इंडिविजुअली लोगों को भेजा जाता है। दो तरह के बेसिक इन्विटेशन हमें देखने को मिलते हैं, एक होता है फॉर्मल इन्विटेशन, एक होता है इनफॉर्मल। अगर हम बात करें एक इनविटेशन कार्ड की जो कि फॉर्मल वे ऑफ इनवाइटिंग लोगों को होता है, उसको हम एक नोट के तौर पे देते हैं या एक लेटर के तौर पे देते हैं। और अगर इनफॉर्मल वे ऑफ बात करी जाए तो जैसे रिलेटिव्स को बुलाना हो, फ्रेंड्स को, कॉलेज फ्रेंड्स को, किसी पर्टिकुलर फंक्शन को अटेंड करने के लिए, जैसे एंगेजमेंट, मैरिज, बर्थ, डेथ, पब्लिक फंक्शन, तो ये इनफॉर्मल इन्विटेशन होता है। अब मैं दोनों के फॉर्मेट्स आपको बताने जा रहा हूँ, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगर हम फॉर्मल इन्विटेशन ड्राफ्ट कर रहे हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं नेम ऑफ द होस्ट या ऑर्गेनाइजर। उसके बाद एक छोटी सी लाइन लिखी जाती है जिसमें हम लिखते हैं रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ ए कंपनी फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ, जिसमें हम अब आगे की डिटेल्स देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डेट, टाइम, वेन्यू, शेड्यूल, और नीचे लिखा जाता है RSVP, इस तरह की चीज़। या फिर अगर आप मैप देना चाहते हैं तो उसमें लिखा जाता है मैप ओवर लीफ। ओके, तो इस तरीके से हम इनविटेशन को ड्राफ्ट करते हैं, फॉर्मल इनविटेशन को। अगर इनफॉर्मल इनविटेशन की बात की जाए तो वो एक लेटर फॉर्मेट में जाता है, जिसमें सबसे पहले आता है सेंडर का एड्रेस, डेट, डियर XYZ जो भी है, फिर आप बॉडी देते हैं, उस ओकेजन के बारे में बताते हैं, डेट, टाइम, वेन्यू, योर्स ट्रूली लिख के या योर्स फॉर्मली लिख के आप उसको कंप्लीट करते हैं। कुछ मेन पॉइंट जो आपको ध्यान में रखने हैं अगर आप फॉर्मल इनविटेशन लिख रहे हैं, सबसे पहला तो बॉक्स बनाएंगे, इनविटेशन को थर्ड पर्सन में लिखा जाएगा, नेम ऑफ द होस्ट, डेट, टाइम, वेन्यू, ओकेजन, फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी लैंग्वेज एकदम फॉर्मल होनी चाहिए। इनफॉर्मल इनविटेशन की बात की जाए तो इसको एक लेटर फॉर्मेट में लिखा जाता है फर्स्ट पर्सन में कि वी आर होस्टिंग, आई एम होस्टिंग। डेट, टाइम, वेन्यू, ओकेजन, फंक्शन बताना कंपलसरी है और लैंग्वेज थोड़ी सी इनफॉर्मल हो सकती है। अब हम बात करते हैं इनके रिप्लाईज़ की। अगर आप किसी इन्विटेशन का रिप्लाई करना चाहते हैं तो उसका रिप्लाई काफ़ी प्लीजेंट होना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर्मल रिप्लाईज़ के। अब रिप्लाई दो तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है रिफ्यूज़ल, कि आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं, आप नहीं आ सकते, आपको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया बट आपके कोई प्रायर एंगेजमेंट से आप नहीं जा सकते। एक रिप्लाई वो हो सकता है, और एक हो सकता है एक्सेप्टेंस, कि आप जाना चाहते हैं उस फंक्शन में, आप अटेंड कर सकते हैं। फॉर्मल रिप्लाई की बात की जाए तो उसको एक सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ फॉर्म में लिखा जाता है, यूजुअली वेरी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट होते हैं। और ये जो रिप्लाईज़ लिखे जाते हैं इनको लेटर के फॉर्मेट में लिखा जाता है। सबसे पहले आप सेंडर का
एड्रेस लिखते हैं, डेट लिखते हैं, सर या मैम करके उनको एड्रेस करते हैं और उसके बाद आप स्टार्ट करते हैं थैंक यू फॉर द इन्विटेशन बट आई विल बी एबल टू अटेंड और आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड विद रिगार्ड्स या थैंकिंग यू योर सिंसियरली, उसको करके हम वाइंड अप करते हैं। अब इसमें जैसा मैंने बताया, आपको जब बोर्ड में एक क्वेश्चन आएगा तो आपके पास चॉइस होगा कि आपको एक्सेप्टेंस के लिए लिखना है या रिफ्यूज़ल के लिए लिखना है। यही चीज़ अगर मैं इनफॉर्मल इनविटेशन के रिप्लाई की बात करूं तो इसमें भी दो तरीके हो सकते हैं, या तो एक्सेप्ट करेंगे या तो रिफ्यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे, डियर लिख के जिस पर्सन ने आपको इन्वाइट किया है, डियर फ्रेंड, डियर मनीष या जो भी आपका फ्रेंड है उसके नाम से लिखेंगे। आप उसको उस ओकेजन के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे या फिर आप उसको अपनी कर्टसीज दिखाएंगे और उसके बाद आप बताएंगे कि आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। योर्स ट्रूली उनका अपना नाम लिख के आप उसको वाइंड अप करेंगे। चैनल टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज ऑफ कम्युनिकेशन। और पुराने ज़माने में लेटर राइटिंग बहुत ही एक इंपॉर्टेंट आर्ट माना जाता था एंड देयर आर बेसिकली टू कैटेगरीज ऑफ लेटर राइटिंग, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। आज के बेसिक वीडियो में हम सिर्फ फॉर्मल लेटर्स की बात करेंगे। लेटर राइटिंग के फॉर्म में बहुत ज़्यादा एलिगेंस होती है। लेटर लिखते समय बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो हमको ध्यान में रखनी होती हैं। सब्जेक्ट मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ मेन पार्ट्स ऑफ द लेटर की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला होता है सेंडर्स एड्रेस, जो कि लेफ्ट हैंड कॉर्नर में लिखा जाता है, पंक्चुएशन मार्क्स नहीं लगाए जाते हैं। फिर आती है द डेट। डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और डेट को लिखने का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। यू आर सपोज टू राइट द डेट इन कंप्लीट जेस्चर, फॉर एग्जाम्पल 17 मार्च 2020 या मार्च 17 2020। आप इसमें कोई भी शॉर्ट फॉर्म 1703 या 17 MAR यूज़ नहीं कर सकते। थर्डली आता है रिसीवर का एड्रेस, जो कि लेफ्ट हैंड में लिखा जाता है उसके नेम और डेजिग्नेशन लिखने के बाद। उसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होता है वो एकदम क्लियर क्रिस्प होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए सब्जेक्ट। देन आते हैं सैल्यूटेशन पे। सैल्यूटेशन होता है जिसमें हम रिसीवर्स एड्रेस के नीचे उसको लिखते हैं सर, डियर सर या डियर सर्स, जेंटलमैन वगैरह यूज़ किया जाता है अमेरिका में, बट नॉर्मली वी राइट बाय द नेम ऑफ डियर सर और सर या मैम। और अगर ये रिसीवर को हम पर्सनली जानते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वी कैन राइट डियर मिस्टर शर्मा, डियर मिस कपूर, लाइक दैट। फिर आता है द बॉडी ऑफ द लेटर। फ्लुएंसी और एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है लेटर लिखते समय और उसमें बहुत कर्टियस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखा जाता है क्योंकि कंप्यूटर फॉर्मेट के सबसे सारी चीज़ें लेफ्ट में आती हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंडिंग्स में हम नॉर्मली लिखते हैं थैंकिंग यू लिखने के बाद योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, और उसके बाद आप अपना नाम लिखते हैं एंड यू देन पुट योर सिग्नेचर। सो ये एक बेसिक फॉर्मेट्स है। अब लेटर्स की जो कैटेगराइजेशन होती है, फॉर्मल लेटर्स में कई सारे लेटर्स आते हैं, जैसे बिजनेस लेटर जिसमें इंक्वायरी, आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन, रिप्लाइंग टू इंक्वायरी, गिविंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी इंक्वायरी, प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड सेंडिंग रिप्लाईज, कैंसिल करना किसी ऑर्डर को जो हमने प्लेस किया है, लेटर रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स। सेकंड कैटेगरी में आते हैं ऑफिशियल लेटर्स, जिसमें हम किसी ऑफिशियल को कंप्लेन करते हैं, कुछ इंक्वायरी करते हैं, कोई रिक्वेस्ट या अपील करते हैं। थर्ड वेरी कॉमन कैटेगरी जो हमें बहुत बचपन से सिखाया जाता है, विच इज़ अ लेटर टू द एडिटर ऑफ सम सजेशंस और सम पब्लिक इशूज़ और व्यूज़ राइटअप लिखने के लिए, कुछ आर्टिकल प्रिंट करवाने के लिए। नेक्स्ट आता है लेटर ऑफ जॉब एप्लीकेशन, रिज्यूमे वाले लेटर्स। एंड उसके बाद आता है लेटर्स टू द स्कूल और कॉलेज अथॉरिटीज़, जहाँ पे हम लीव वगैरह की बात करते हैं। एंड उसके अलावा भी देर आर सर्टन कैटेगरीज ऑफ लेटर। फॉर एग्जाम्पल देर आर लेटर्स ऑफ इंक्वायरीज, लेटर्स ऑफ कंप्लेंट, लेटर टू द एडिटर। सो it is a long process of writing a letter. Today we are going to discuss about report writing. Report writing एक factual description पे based writing है, जिसमें किसी event या happening के बारे में बताया जाता है। ये एक analytical analysis देता है किसी इंसिडेंट के बारे में। एक अच्छी रिपोर्ट जो होती है वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड होनी चाहिए। उसमें कोई इंसिडेंट, इवेंट या हैपनिंग के बारे में बताया जाता है और ये एक बहुत लेंदी डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, एक शॉर्ट पीस ऑफ डिस्क्रिप्शन होना चाहिए जिसमें मेन चीज़ों की बात की जाए। रिपोर्ट्स को बेसिकली हम न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स में पढ़ते हैं, जहाँ पे इंसिडेंट, हैपनिंग, फंक्शंस या बिजनेस रिपोर्ट्स की बात की जाती है। कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको रिपोर्ट को फॉर्मुलेट करने के पहले दिमाग में रखने चाहिए। पहली चीज़ कि वहाँ पे जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर और प्रिसाइज मैनर में दी जाए। सेकंड, उसकी हेडिंग जो होती है वो एकदम कैची होनी चाहिए और हेडिंग मस्ट है। डिटेल्स ऑफ द रिपोर्ट ऑथेंटिक होनी चाहिए और सिस्टमैटिकली अरेंज होनी चाहिए। जैसा कि हमें सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में अगर रिपोर्ट लिखने को आता है तो वहाँ पे हमको थोड़े बहुत क्लूज़ दिए जाते हैं। सोर्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन शुड बी मेंशन्ड। अगर आप कोई चीज़ कोट कर रहे हैं किसी मैगज़ीन से, किसी सर्वे से, तो वो आपको मेंशन करना पड़ता है। और वहाँ पे रिपोर्ट को कंक्लूड करते समय राइटर का एनालिटिकल कमेंट कि राइटर को उसके बारे में क्या लगता है, वो चाहे तो एक सजेशन, एक वार्निंग या अपील दे सकता है। अगर मैं बात करूँ इसके आउटलाइन की, तो सबसे
सबसे पहले होता है इसमें एक सूटेबल हेडिंग दी जाती है, फिर उसके बाद आता है इसका बॉडी, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अब इसमें जैसे अगर मान लीजिए आप किसी एक्सीडेंट के ऊपर रिपोर्ट लिख रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी चाहिए। एक एग्जांपल के तौर पे आई मेंशनिंग द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट, कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, हु वाज रिस्पॉन्सिबल, व्हीकल्स कौन कौन से इन्वॉल्व हुए थे, कैजुअलिटीज़ अगर कोई हुए, किसको चोट लगी। तो जब आप चीज़ों को फ्रेम करें तो आप अपने दिमाग में ये सारी बातें रखें कि वो चीज़ जब ऑडियंस तक जा रही है तो ऑडियंस को उसमें क्या क्या चीज़ें देखने में इंटरेस्ट होगा, या क्या क्या चीज़ें हम एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट में देखते हैं। चैनल टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग काफ़ी एक चैलेंजिंग टास्क है और इसके लिए हाई डिग्री ऑफ क्रिएटिविटी, वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी और थॉरो नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट चाहिए ताकि आप अपनी स्किल्स को ऑर्गेनाइज कर सकें और एक अच्छा सा आर्टिकल पुटअप कर सकें। कुछ पॉइंट्स मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ जो आर्टिकल राइटिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। पहली चीज़, वी शुड केयरफुली स्टडी द हिंट्स और द पॉइंट्स गिवन इन द वर्बल इनपुट। फिर हमें उन हिंट्स को एक ऑर्डर में डेवलप करना है। आप मेरे पेस्टल के वीडियो को भी देख सकते हैं जो मैंने पहले पोस्ट किया था। उसके अलावा आपको अपने आइडियाज़ और व्यूज़ को ऑर्गेनाइज करना है। उनको चाहें तो आप नोट डाउन कर सकते हैं पहले रफ में एंड देन फेयर इट आउट। फिर अपने आइडियाज़ को कोऑर्डिनेट करना है और आर्टिकल को पैराग्राफ्स में डिवाइड करना नेसेसरी है। बेसिकली 3 पैराग्राफ्स होने चाहिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। टॉपिक को इंट्रोड्यूस करिए, मेन आइडिया के बारे में बात करिए और कुछ स्टार्टिंग की लाइंस में अगर हो सके तो कोई कोटेशंस वगैरह यूज़ करिए ताकि उस आइडिया का इफेक्ट बताया जा सके, उस टॉपिक के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बताए जा सकें। जो लास्ट पैरा हो उसमें आप कंक्लूजन दे सकते हैं टॉपिक का, जिसमें आप अपने व्यू पॉइंट्स को भी रख सकते हैं। लैंग्वेज हमेशा सिंपल होनी चाहिए और ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ आर्टिकल और उसके फॉर्मेट की। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इट शुड हैव अ टाइटल, हेडिंग जो कि एक बहुत ही आई कैचिंग होना चाहिए। नेम ऑफ द राइटर जो कि हम उसके नीचे लिखते हैं। आर्टिकल में जब हम लिख रहे हैं तो आर्टिकल किसने लिखा है। उसके बाद आता है उसका इंट्रोडक्शन, द बॉडी, द कंटेंट, जिसमें हम उसके डीमेरिट्स, मेरिट्स, कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज, इफेक्ट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। एक एंडिंग जिसमें हम उसमें ओपिनियन, कमेंट्स, क्रिटिसिज्म या रिकमेंडेशन दे सकते हैं। कंक्लूजन दिया जा सकता है लास्ट में, जिसमें एक वार्निंग, एक अपील, एक कॉल फॉर एक्शन या एक होप दी जा सकती है। सो I hope you like the brief explanation. Please do like, share, subscribe to the channel.